तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगर तू जिंदा है तो तेरे अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बहुमुखी कहने का मतलब जिसके पास ज्यादा मुख हो। ऐसा नहीं कि रियल में जिसके पास ज्यादा मुख हो, नहीं मेरे भाई, जिसके पास अलग अलग काम करने की कैपेसिटी हो। अगर आपके अंदर यकीन है, अगर आपके अंदर विश्वास है कि नहीं मैं इस काम को बहुत स्मूथली कर सकता हूँ और बड़े आसानी से कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे मेरे भाई। सपोज करो कि अभी हम लोग एकदम जवान है, हट्टा कट्टा एकदम है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे लाओ बांस लाओ लाठी मार के कपार फोड़ देंगे, ये करेंगे वो कर। अरे इस तरह की बातें होती है ना। ये जो जॉन किट्स साहब थे ना, ये बेसिकली रोमांटिक पोएट थे। अरे कैसा पोएट थे मेरे भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस चैप्टर को लेकर के, उस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, यह आपके पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से आज मैं पढ़ा दूंगा, हमेशा के लिए ये चीजें आपको याद रहेगी, जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाओगे, इतना मैं एश्योरेंस दिलाता हूं आपको। और इतना ही नहीं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छपते हुए चले जाएंगे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगर तू जिंदा है तो तेरे अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी पे काम कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का अपना कोई मकसद नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, अरे स्टार्ट करें। चलिए, जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लेकर के। आपको अगर याद होगा मेरे प्यारे साथियों, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखा था। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने इस चैप्टर में अबाउट पोएट बात किया था। बात क्लियर है? इसके बाद मेरे भाई अबाउट चैप्टर मैंने बात किया था, अगर आपको याद होगा तो। इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड नहीं, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था, वो भी बहुत खतरनाक लेवल का। ये भी आपको हमेशा के लिए छप गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया मेरे भाई, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था। मामला क्लियर है? जब हम लोग बात कर रहे थे अबाउट पोएट को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो आप तमाम बच्चों को पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को जिसने लिखा था, उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। ये बताने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, ये आपको ऑलरेडी पता है। वॉल्ट विटमैन साहब का जो जन्म है वो 1819 को हुआ था, और इनका जो डेथ है मेरे भाई वो 1892 को हुआ था। और ये इंसान अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। कहां से मेरे दोस्त? अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे, ये भी बात आपको पता है। सर अगर बात करते हैं लिप्स ऑफ ग्रास को लेकर के, तो लिप्स ऑफ ग्रास को लिखने का काम किसने किया? तो आप बोलोगे सर लिप्स ऑफ ग्रास को लिखने का काम वॉल्ट विटमैन साहब ने किया। अगर मैं आपसे पूछूंगा बउआ मेरे ड्रम टैप्स को किसने लिखा, तो आप इसके बारे में भी बोलोगे कि सर इसको भी लिखने का काम वॉल्ट विटमैन साहब ने किया। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर दो चीजों के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला कि सर स्कूल शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट्स। क्या मतलब होता है बच्चों? सिस्टम ऑफ थॉट। इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। और इतना ही नहीं, इस पूरे के पूरे चैप्टर की शुरुआत किससे होती है? तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से होती है। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर यू शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है? तो 2 बार किया गया है। अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में डाल लेना मेरे भाई, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहां पे भी हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएट। किसके बारे में बात करेंगे? जरा सा सुन ले यार, जरा सा देख लो। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में, पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, अबाउट चैप्टर बात करेंगे, अबाउट चैप्टर बात करेंगे। मामला क्लियर है सर? इसके बाद हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आया? हर चीज को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, इसलिए परेशान हताश और उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं साफ साफ आपको बता दूं, ये जो क्लास है ना, ये बेसिकली नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का 1 शॉट क्लास है मेरे भाई।
वन शॉट क्लास है। वन शॉट क्लास कहने का मतलब एक दिन एक चैप्टर, एक एक क्लास एक क्लास, सीधी बात याद रखना। मामला क्लियर है? आइए मेरे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में। आपके जहन में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर इस चैप्टर को जिसने लिखा था उस इंसान का नाम बता दीजिए ना, बहुत देर से मन कर रहा है। अरे मेरे भाई, उस इंसान का नाम आपके सामने दिख रहा होगा, W.H. ऑर्डन। क्या नाम है मेरे भाई? W.H. ऑर्डन। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर W.H. ऑर्डन साहब का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना इनके फुल नेम को लेकर के डिस्कस किया जाए तो नाम है विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। विंस्टन ह्यूज ऑर्डन, विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। क्लियर है? इनका जन्म हुआ था 1907 को और इनका डेथ हुआ था 1973 के अंदर। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। वो अमेरिका में वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे एंड परमानेंटली सेटल्ड इन अमेरिका, और हमेशा के लिए अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो गए थे, हमेशा के लिए अमेरिका में जाकर के सेटल्ड हो गए थे। सवाल पैदा होता है कि कब, तो याद रखना 1939 के अंदर। मतलब मैं सीधी सीधी बात अगर बोलना चाहूं आपसे तो मैं इतना बोल सकता हूं कि सर ये जो W.H. ऑर्डन साहब है ना, इनका जन्म बेसिकली इंग्लैंड के अंदर हुआ था और ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे अमेरिका के अंदर। बात क्लियर है सर? बात क्लियर है? लेकिन कब हुए थे, तो 1939 के अंदर हुए थे। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो, हो सकता है पूछा जाए। वैसे आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाएगा तो आपके पास जवाब तो होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए आगे। Auden's work is divided into two phases. First one is British phase and second one is American phase. जो ऑर्डन साहब थे ना, उनके काम को बेसिकली दो फेज में डिवाइड किया गया, एक ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज। सवाल पैदा होता है क्यों, तो आपको पता है मेरे भाई, इनका जन्म हुआ था 1907 के अंदर और ये अमेरिका में जाकर के सेटल्ड हुए थे। कब मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 1939 के अंदर। यानी हम साफ साफ बोल सकते हैं कि 32 साल की आयु उन्होंने इंग्लैंड के अंदर गुजारा था। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई, बट इंग्लैंड से वो अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हुए, ये बात आपको पता है। पता है मेरे प्यारे साथियों, जब वो अमेरिका के अंदर थे ना, और उस केस में इन्होंने जितनी भी रचना की, उस रचना को हम लोग रखते हैं ब्रिटिश फेज में। किस में रखते हैं बच्चों? ब्रिटिश फेज में रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब अमेरिका के अंदर रह करके इन्होंने जो रचना की, उस फेज को हम लोग अमेरिकन फेज बोलते हैं। कौन सा फेज बोलते हैं बच्चों? अमेरिकन फेज बोलते हैं। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। बात क्लियर है? आगे देखिए, ही वॉज अ वर्सेटाइल। ही वॉज अ वर्सेटाइल। इस वर्सेटाइल का मतलब होता है बच्चों बहुमुखी। बहुमुखी कहने का मतलब जिसके पास ज्यादा मुख हो। ऐसा नहीं कि रियल में जिसके पास ज्यादा मुख हो, नहीं मेरे भाई, जिसके पास अलग अलग काम करने की कैपेसिटी हो। जैसे कोई ऐसा टीचर जो हिंदी भी पढ़ा देता है, इंग्लिश भी पढ़ा देता है, मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल टीचर। बात समझ में आया? और इतना ही नहीं मेरे भाई, ये एक वर्स ड्रामेटिस्ट थे। वर्स ड्रामेटिस्ट कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी कविता को ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करना, किसी भी कविता को ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करने वाला को हम लोग वर्स ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। और इस क्रिटिक का मतलब होता है बच्चों आलोचक। क्या मतलब होता है? आलोचक। अब आलोचक कहने का मतलब कोई नेगेटिव बात मत लाना कि सर ये केवल आलोचना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आलोचक उसको बोला जाता है जहां पे आप गलत करोगे ना, तो सामने में आकर के आपको बोलेगा भाई तू ये गलती कर रहा है। अगर तुम सही कर रहे हो ना, तो आपके पीठ को फिट थपथपाएगा, यार तुम एकदम खतरनाक लेवल पे आगे बढ़ रहे हो। दैट इज कॉल्ड आलोचक, क्रिटिक। ठीक है, इसके बाद ये ट्रांसलेटर भी थे, अनुवाद भी किया करते थे, और एडिटर भी थे, संपादक भी थे मेरे भाई। आगे देखिए, आगे है, ही वन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948। उन्होंने 1948 के अंदर पुलिट्जर प्राइज जीता फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह के लिए, और उनके संग्रह का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम था बच्चों? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उनके संग्रह का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सर द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1948 के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आगे सुनो। आगे हम बात करते हैं फेमस कलेक्शन को लेकर के, इनके प्रसिद्ध संग्रह को लेकर के। आप तमाम बच्चों को मैं बताना चाहता हूं एक ट्रिक मेरे भाई, और इस ट्रिक को हमेशा के लिए दिल और दिमाग दोनों में सेट कर लेना कि सर ऑर्डन के सिर पे, लिखता हूं ऑर्डन के सिर पे, ऑर्डन के सिर पे, ऑर्डन के सिर, अरे यार सिर पर लोड बहुत है, LOAD, लोड बहुत है। ऑर्डन के सिर पर लोड बहुत है। क्लियर है? अब जरा सा इसको याद करना मेरे भाई। इस L का मतलब होगा दोस्त लुक स्ट्रेंजर। क्या मतलब होगा? लुक स्ट्रेंजर। याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस O का मतलब होता है द ऑरेटर्स, द ऑरेटर्स, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। इस A का मतलब होता है बच्चों द एज ऑफ एंजाइटी,
द एज ऑफ एंजाइटी, इसमें भी कहीं से कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इस डी को लेकर के मेरे भाई, तो डी का मतलब होगा द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ। इस पॉइंट को आप दिमाग में डाल लीजिएगा, क्लियर है। इसलिए मैंने आपके सामने ये ट्रिक प्रोवाइड किया मेरे दोस्तों, ताकि इसको आप लंबे समय तक याद कर पाओ। मैंने लिखा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा द ऑरेटर्स को किसने लिखा, तो W.H. ऑर्डन ने लिखा। सर द डांस ऑफ डेथ को किसने लिखा, W.H. ऑर्डन साहब ने लिखा। लुक स्ट्रेंजर को किसने लिखा, W.H. ऑर्डन ने लिखा। द एज ऑफ एंजाइटी को किसने लिखा, W.H. ऑर्डन ने लिखा। बस सीधी बात, नो बकवास मेरे भाई। मामला क्लियर है दोस्त, जल्दी बताओ मामला क्लियर है। आप बोलोगे यस सर, पूरा पूरा क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं गुरुदेव, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बढ़े आगे, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर को लेकर के, इस पोएम को लेकर के कि सर पोएम का नाम क्या है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि सर इस कविता का नाम क्या है। अरे भैया वो कविता नहीं जो आपके ख्याल में है, अरे भाई नहीं, I mean, जिसके ख्याल में आप हो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं बात करता हूं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पेड़ से पत्तियां काफी तेजी से गिर रही है, इस चैप्टर का नाम है। इसका टाइप कैसा है, तो ये अपने आप में एक लिरिक है। याद करो मेरे भाई, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को लेकर के, अगर आपको याद होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लेकर के मैंने बात किया था बच्चों, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। तो ये अपने आप में क्या था मेरे लाल, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये अपने आप में मेटाफिजिकल पोएम था, मेटाफिजिकल पोएम था। ओके, मेटाफिजिकल पोएम, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर इसी का नाम मैंने लव पोएम भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो। इसके बाद के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया और उसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम था बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले चैप्टर का टाइप कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये अपने आप में एक सोशल पोएम है, ये अपने आप में एक सोशल पोएम है सर, या फिर हम बोल सकते हैं फ्री वर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं सर फ्री वर्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये भी अपने आप में एक लिरिक है। एग्जैक्ट इसी तरीके से जब हम बात करते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लेकर के, ये भी अपने आप में लिरिकल पोएम है सर, एक लिरिक है, इसमें एक लय है, सुर है, ताल है। क्लियर है दोस्त, इतनी बातें समझ में आई। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आई। आगे सुनो, आगे है द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कविता लिया गया है उनके संग्रह से, और उस संग्रह का क्या नाम है बच्चों, आपका जवाब होगा द एज ऑफ एंजाइटी। क्लियर है। जब हम बात करते हैं इसके थीम को लेकर के कि सर इसका विषय वस्तु क्या है, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर किन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो याद रखिएगा इन पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इनैक्ट्स, प्रदर्शित करता है द फ्रस्ट्रेशन, उस निराशा को, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के निराशा को बताने का काम ये चैप्टर करता है मेरे भाई। किसको बताता है, तो मानव जीवन की निराशा के बारे में बताता है कि मानव किस तरीके से निराश हो जाते हैं, मानव रियल में मानव का जीने का तरीका क्या होता है। मानव पहले बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, इसके बाद जवान होता है, फिर उसकी जवानी ढलती चली जाती है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। एक प्रोसेस है, लाइफ के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे इंसान, यहाँ पे जो कवि है ना, वो कहीं ना कहीं निराशा का बोध कराते हैं मेरे भाई। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, जल्दी से मुझे बताओ अब इस चैप्टर की शुरुआत की जाए। आइए मेरे लाल स्टार्ट करते हैं। अरे बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पर अड़े हैं। क्या, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। सीधी बात मेरे भाई, कुछ भी हो जाए, जो सपना मैंने अपने अंदर संजो करके रखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए जितना हो पाएगा उतना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। हम सब लोग मिल करके मेहनत करेंगे और डेफिनेटली उसको अचीव भी करेंगे। कोई बड़ी बात थोड़े है यार, कोई बड़ी बात थोड़े है। कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप ठान लिए हो कि मुझे इतना करना है तो डेफिनेटली आप कर जाओगे यार, ये कोई बड़ी बात थोड़े है। आइए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करेंगे आज की इस खूबसूरत सी पोएम को लेकर के, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। स्टार्ट करते हैं पढ़ना मेरे प्यारे साथियों। जहां कहीं भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखना। वैसे मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सिंगल चीज में आपको डाउट नहीं आने वाला है, और लास्ट में आप जाते जाते बोलोगे सर मजा आ गया, सच बता रहा हूं। ठीक है, आइए मेरे भाई, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां गिर रही है काफी तेजी से, यानी अब पत्तियां काफी तेजी से गिर रही है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और नर्स का मतलब होता है प्लांट। जो प्लांट के फूल है, जो पौधे के फूल है, वो भी अंत तक नहीं बचेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये नर्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा पेड़ है और ये छोटे छोटे जो पौधे दिख रहे हैं ना, ये नर्स है। ये नर्स है मेरे भाई। नर्स कहने का मतलब पौधा है, और नर्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है PLANT, प्लांट, पौधा। मामला क्लियर है।
मैंने क्या बोला कि सर एक पेड़ है, ठीक है, अब इस पेड़ से काफी तेजी से पत्तियां गिर रही है, काफी तेजी से पत्तियां गिर रही है। तो ईमानदारी से बताना मेरे भाई, अगर इस पेड़ से पत्तियां गिरेंगे तो ये छोटे छोटे जो पौधे हैं वो जिंदा बच पाएंगे क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। क्यों नहीं बच पाएंगे? इसके पीछे का रीजन है कि इसके पत्ते इस पूरे के पूरे पौधे को ढक देंगे, पौधे को ढक देंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, धीरे धीरे ये पौधे भी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। भाई इसका रियल में ये सेंस नहीं है, रियल में ये मतलब नहीं है। मैं हमेशा से एक बात आपको बोलता हुआ आया हूं और आज भी मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, जब आप बात करते हो किसी भी पोम को लेकर के, तो पोम बेसिकली दो मीनिंग कन्वे करता है। एक का नाम होता है मेरे बच्चों लिटरल मीनिंग, क्या नाम होता है? लिटरल मीनिंग। और दूसरा का नाम होता है मेरे प्यारे लाडलो इंप्लाइड मीनिंग, इंप्लाइड मीनिंग। जब हम लोग बात करते हैं इस लिटरल मीनिंग को लेकर के तो इसको बोला जाता है शाब्दिक अर्थ। क्या बोलते हैं? शाब्दिक अर्थ। और वहीं बात आती है इंप्लाइड मीनिंग को लेकर के बच्चों, तो इसका मतलब होता है भावार्थ, जो भाव को समझने की बात आती है। यानी यहां पे ये नहीं बोला गया कि पेड़ की पत्तियां काफी तेजी से गिर रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसका सेंस ये है सर, इस पेड़ का कंपैरिजन एक बूढ़े लोगों से किया गया है, पत्तियों का कंपैरिजन बूढ़े लोगों से किया गया है, और साफ साफ बोला गया है कि जिस तरीके से पत्तियां काफी तेजी से गिर रही है पेड़ से, एग्जैक्ट इसी तरीके से जितने भी बूढ़े लोग हैं वो इस दुनिया से काफी तेजी से जा रहे हैं, उनका डेथ होता हुआ जा रहा है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब रियल में यह है कि सर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर बूढ़े लोग चले जाएंगे मेरे भाई तो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे, बच्चे अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है ना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे बहुत सारे अनुभव सीखने को मिलते हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो रियल में हम लोग अच्छे तरीके से किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो बताते थे कि हम अपने जमाने में तो ये अपने जमाने में तो किसी को एक थप्पड़ मारते थे वो मर जाता था। वो अनुभव शेयर करते थे मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है ना? ये बातें क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं वो सारे के सारे पौधे अब कहा? नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। जितने भी छोटे छोटे प्लांट है, जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं वो अब ग्रेव में जा चुके हैं, वो अब कब्र में जा चुके हैं। कहां जा चुके हैं बच्चों? आप बोलोगे सर वो बेसिकली अब कब्र में जा चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। अब बात आती है कि सर ये प्रेम्स क्या होता है? जो बच्चों की गाड़ी होती है ना, ये 3 चक्कर वाली 4 चक्कर वाली, पहले इस तरह की गाड़ी हुआ करती थी मेरे भाई, जिसपे हम लोग चला करते थे। अभी तो यार जमाना बदल गया है यार, अभी तो इस तरह की गाड़ी आ गई है। जो काठ की गाड़ी हुआ करती थी 3-4 चक्कर वाली ना, उसी को हम लोग प्रेम्स बोलते हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। और जो प्रेम्स है वो लगातार रोलिंग ऑन, मतलब लगातार लुढ़क रही है, लुढ़क रही है, लुढ़क रही है, उसका कोई एम नहीं है। संसार में इंसान के साथ भी ऐसा ही हो रहा मेरे भाई, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका कोई एम ही नहीं है। बच्चा है, धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर बूढ़ा अवस्था में चला गया, लगातार लुढ़क रही है, उसका कोई एम ही नहीं है लाइफ में। कवि के कहने का अभिप्राय ये है। ठीक है बच्चों, इतनी मामला क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए बोला गया है अब इस पेड़ से पत्तियां काफी तेजी से गिर रहे हैं, कहने का मतलब यह हुआ कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस दुनिया से काफी तेजी से जा रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं वो भी अंत तक नहीं बचेंगे, उनको अच्छे तरीके से अनुभव नहीं हो पाएगा। एग्जैक्ट जब बूढ़े लोग चले जाएंगे तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उसको अनुभव नहीं मिल पाएगा कोई भी चीज का। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। जितने भी प्लांट है, जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे अब कब्र में जा चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। और जो ये जो पहिया है, जो गाड़ी है ना, वो लगातार लुढ़क रही है, इसका कोई एम नहीं है। आजकल मनुष्य के साथ भी ऐसा ही हो चुका है, अरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। बच्चा मैथ्स भी रख लेता है, बायोलॉजी भी रख लेता है, मैथ्स भी पढ़ना स्टार्ट करता है, बायो भी पढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि उसको पता है कि मैथ्स पढ़ने के बाद लोग इंजीनियर बनते हैं, बायो पढ़ने के बाद डॉक्टर बनते हैं। लेकिन नहीं, इसको इंजीनियरों बनना है, डॉक्टरों बनना है, कोई एम ही नहीं है, कोई फिक्स टारगेट ही नहीं है। कैसे काम चलेगा यार, कैसे काम चलेगा बताओ? मामला क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। अब जो इंसान है ना, अब जो इंसान है मेरे प्यारे साथियों, वो मौत के कगार पे पहुंच चुका है, अब उसका डेथ होने वाला है, अब मौत के कगार पे पहुंच चुका है, उसका डेथ होने वाला है। अब बोलते हैं विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है रियल में मैसेंजर ऑफ डेथ। क्या मतलब होता है बच्चों? मैसेंजर ऑफ डेथ या फिर एजेंट्स ऑफ डेथ। इसका मतलब होता है मौत के फरिश्ते। अब इंसान लेटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों और बोला गया है विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। जो मौत के फरिश्ते हैं वो लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, बाएं और दाएं खड़े हैं, बाएं और दाएं कर रहे हैं कि चलो अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, चलो तुम्हें भगवान के पास जाना है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट।
प्लग का मतलब होता है मेरे भाई तोड़ देना, दूर कर देना। प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और ये जो विस्परिंग नेवर्स है वो हमारे वास्तविक खुशी को दूर करना चाहते हैं, हमको वास्तविक खुशी से दूर करना चाहते हैं। जो खुशी मैंने इस दुनिया में पाई है, इस दुनिया के अंदर मैंने बहुत सारी खुशी पाई है, इस खुशी से हम लोगों को दूर करने की बात कौन करते हैं मेरे भाई? तो मैसेंजर ऑफ डेथ करते हैं, मौत के फरिश्ते करते हैं, मैसेंजर ऑफ सॉरी एजेंट्स ऑफ डेथ करते हैं। मामला क्लियर है बच्चों? याद रखना एक एक चीज, प्लकस फ्रॉम द रियल हैप्पीनेस नहीं, प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट। हम लोगों को तोड़ करके अलग करना चाहते हैं इस दुनिया की वास्तविक खुशी से। आप लोग गांव घर में देखते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी भी इंसान का डेथ हो रहा होता है ना, तो उसकी सांसें चल रही होती है, सांसें चल रही होती है कि अब मर जाएगी, अब मर जाएगा, तब मर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी बाहर से आते हैं और पिताजी की नजर उस पर पड़ती है, या फिर उस मरते हुए इंसान की नजर पिताजी पे पड़ती है और उसका डेथ हो जाता है, तो लोग गांव घर में बोलते हैं कि भाई इसका जो प्राण है ना वो अटका हुआ था इसके पिताजी के लिए। वो रियल में प्राण अटका हुआ नहीं था, वो मेरे भाई मौत के जो फरिश्ते हैं ना उसको बोल रहे थे अरे चलो ना, वो बोलता है नहीं नहीं, मरने वाले सब है नहीं नहीं, कुछ देर रुक जाए ना, मेरे पिताजी आ रहे हैं। विस्परिंग नेवर्स बोलता है चल ना, जल्दी चलना। दायां जाता है, कभी बायां जाता है दौड़ करके, कभी दायां आता है, कभी बायां जाता है, दौड़ दौड़ करके दायां बायां करता है। वो बोलता है कि चलो ना, ये भैया रुक जाइए ना, कहीं हम अपना मम्मी को देख लेते चले जाएंगे। उसी मामला बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आगे है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है बच्चों, जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है, तो जो उसके एक्टिव हैंड्स है, जो उसके एक्टिव हैंड्स है, एक्टिव हैंड्स मतलब सक्रिय हाथ है, वो एकदम अब खामोश हो जाता है, एकदम फ्रीज हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, एकदम जम जाता है। ऐसा आप देखे होंगे, जब कोई भी इंसान का डेथ हो जाता है तो उसके बॉडी को अगर 1 से 2 दिन तक वैसा ही छोड़ दिया जाए, तो आप में हिम्मत नहीं होगी कि उसके बॉडी को या फिर उसके हाथ को इस तरह से मोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से जम जाता है मेरे भाई। जो एक्टिव हैंड्स है, जो सक्रिय हाथ है, वो क्या हो जाते हैं बच्चों? तो डेथ होने के बाद वो चीजें फ्रीज हो जाती है, एकदम जम जाती है मेरे लाल। बोलो मामला क्लियर है? क्या हो जाती है? तुम बोलोगे सर एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, एक्टिव हैंड्स जम जाते हैं। मामला क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ो। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। और जब इंसान का डेथ हो जाता है ना, तो जो उसके हाथ है, जो उसके हाथ है उसको बेसिकली अलग अलग घुटनों पे रख दिए जाते हैं, वो भी अकेले रख दिए जाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी भी इंसान की डेथ होती है, जब कोई भी इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, आपने देखा होगा जब कोई भी इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो उसके हाथ को अलग अलग घुटनों पे रख दिया जाता है। सब धर्म में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं कि हाथ को इस तरीके से रख दिया जाता है। बात क्लियर है? मतलब जो हाथ एक साथ कभी काम किया करते थे, वो दोनों हाथ अब एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। क्लियर है दोस्त? थोड़ा सा आगे बढ़िए और देखिए, बोला गया है डेड इन 100 सेट बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। डेड इन 100 सेट बैक, कभी कहते हैं कि सर जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद उसके लोग तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, अरे भैया फलानमा तो ऐसा था, बड़ा नेक इंसान था रे, किसी से बिना बुलाए बोलता तक नहीं था, किसी पे मुंह उठा कर देखता तक नहीं था। उसको कौन समझाए कि मुंह उठा के नहीं देखा जाता, आंख उठा करके देखा जाता है। ठीक है, तो डेड इन 100 सेट बैक, आज से पीछे कई सैकड़ों लोग मर चुके हैं। इसका सेंस समझना, सेंस को मैं समझा रहा हूं बच्चों। देखिए, डेड इन 100 सेट बैक, जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है, जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग रहते हैं मेरे भाई, सैकड़ों लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, पीछे रहते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और हमारे ताबूत को या फिर उस डेड बॉडीज की जो ताबूत होती है, जिसमें उस डेड बॉडी को श्मशान घाट तक ले जाया जाता है, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। अरे भैया ऐसा ही ना, जब किसी भी इंसान का डेथ हो जाता है तो 4 गो आदमी रहेगा, 2 आगे से रहेगा, 2 पीछे रहेगा, और इस तरीके से कंधा देने के लिए लेकर के जाता रहता है इस तरीके से, और बहुत सारे लोग पीछे खड़े रहते हैं। इनका ये है। और अगर इसके रियल सेंस को समझने की बात करोगे मेरे बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि सर कवि कहते हैं कि आज से पहले, मेरे जाने से पहले, मेरे मरने से पहले, या फिर किसी भी इंसान से पहले पीछे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, और उसी चीज को सारे के सारे इंसान फॉलो करते हैं, उसी चीज को, उसी हिसाब से सभी इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है। यह भी इसका मीनिंग आ सकता है। मीनिंग तो कुछ भी आ सकता है मेरे भाई, आप जिस तरीके से समझ पाओ, मेरी कोशिश है उसी तरीके से आपको समझाने की। ठीक है, आगे आइए। आगे बोला गया आर्म्स रेस्ड, हाथ उठाए हुए, स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। काफी खतरनाक लाइन यहां पे बोली है। यहाँ पे ये बोला गया है मेरे बच्चों कि जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है, जब कोई भी इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, और 4 इंसान जो कंधे देकर के लेकर के जा रहा होता है ना, उसको पता होता है कि आज इसकी और मेरी मुलाकात आखिरी है, फिर भी उस कंधे को ना जाने कितनी बार चेंज करता है। और यही इसके फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव को बताता है, प्यार के झूठे भाव को शो करता है। आपने देखा होगा बच्चों,
आपने ये चीज देखा होगा ना, है? जब चार आदमी लेकर के जा रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं और कभी इस कंधा पे कभी इस कंधा पे रखते हैं, जबकि उसको पता है कि आज जितना देर हो पाएगा, उसको पता है कि आज इसकी और मेरी मुलाकात आखिरी मुलाकात है, तो कंधा से कंधा मिला करके पूरा स्मशान घाट तक नहीं जा पाता है लोग। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये निराशा को शो कर रहे हैं, कवि फ्रस्ट्रेशन को दिखाने की बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट फ्रस्ट्रेशन को दिखा भी रहे हैं। आगे देखिए, आगे बोला गया स्टार्विंग थ्रो अ लीफलेस, स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड। स्टार्विंग का मतलब होता है मेरे भाई भूख से, भूखे रहना, या फिर भूख काफी ज्यादा जिसको भूख लगी हो। स्टार्विंग थ्रो, इसका मतलब हुआ भूख से व्याकुल। द लीफलेस वुड, उस पत्ती विहीन जंगलों में भूख से व्याकुल है, और भूख काफी तेज लगी हुई है। किसको? ट्रॉल्स रन स्कॉलिंग फॉर देयर फूड। और ये जो ट्रॉल्स है, ट्रॉल्स कहने का मतलब ये एक राक्षस प्रजाति आप बोल सकते हो। ये जो ट्रॉल्स है वो अपने भोजन के लिए काफी ज्यादा भटक रहे हैं, और काफी ज्यादा बेवजह वो दौड़ रहे हैं कि कहां पे मेरे को भोजन मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा भोजन भाई, कैसे मिलेगा भोजन? और रियल में आपको मैं बता दूं, ये जो ट्रॉल शब्द का इस्तेमाल किया गया है जालिम लोगों के द्वारा, जालिम लोगों के लिए, ऐसे लोग जो गरीबों पे काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं, उसके लिए ट्रॉल्स का इस्तेमाल किया गया है। बात समझ में आया? खैर ये तो अलग सी बात है, उतना डिटेल नहीं जाना है मेरे भाई। इस तरीके से पढ़ना है कि एक ही चीज में, एक ही वीडियो में पूरा चीज कंप्लीट हो जाए और दिक्कत भी ना हो, ठीक है? आइए अब सुनना, स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड। अब एक बात बताओ, जब पेड़ से पत्ती गिर चुके हैं मेरे भाई, इसका मतलब पेड़ में पत्ती लगे हुए नहीं है, और जब पेड़ में पत्ती ही नहीं लगे हुए हैं, इसका मतलब कोई भी शाकाहारी जीव यहाँ पे नहीं आएंगे। जब शाकाहारी जीव ही नहीं आएंगे मेरे भाई, तो पूरा का पूरा मामला तो सुनसान हुआ रहेगा, है? पूरा का पूरा मामला सुनसान हुआ रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर शाकाहारी जीव इस जंगल में नहीं रहेंगे तो मांसाहारी जीव जिंदा बच पाएंगे? तुम बोलोगे नहीं सर, मांसाहारी जानवर भी जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मांसाहारी जानवर जो है ना, वो शाकाहारी जानवर पर ही तो डिपेंड करता है, उसी को तो वो खाने का काम करता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर इस ट्रॉल्स का मतलब क्या होता है। तो ट्रॉल्स का मतलब नहीं पूछेगा, पूछेगा ट्रॉल्स कहां से बिलोंग करता है। तो याद रखेगा ये माइथोलॉजिकल क्रिएचर है स्कैंडिनेविया का, तो इसलिए हम लोग स्कैंडिनेवियन बोल करके काम चलाते हैं। क्लियर है दोस्त? थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और बोला गया एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब। और जो बुलबुल है वो एकदम गूंगी हो चुकी है। भैया गूंगी क्यों नहीं होगी यार, गूंगी क्यों नहीं होगी? अब बुलबुल एकदम गूंगी हो चुकी है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो फरिश्ते हैं, जो देवदूत है, वो भी अब नहीं आने वाले हैं। कहने का मतलब यह है, इस दोनों के, इस चारों लाइन के कहने का मतलब यह है कि सर जो गरीब लोग होते हैं ना, उस पे अमीरों के द्वारा अत्याचार किया जाता है। जो खराब लोग होता है, बदमाश होता है, चोर होता है, उचक्का होता है, उसके द्वारा इसको हमेशा मतलब परेशान करने की बात करते हैं। इसलिए जो सभ्य लोग हैं, नाइटिंगेल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किसी चिड़िया के लिए नहीं, सभ्य लोगों के लिए किया गया है। जो सभ्य लोग हैं वो एकदम गूंगे हो चुके हैं, उस चोर उचक्कों के विपक्ष में बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल जानते हो भाई, अगर आप किसी को बोलोगे तो सामने वाला इंसान ही आपको गलिया करके चला जाएगा। बात समझ में आया? खैर उतना डिटेल नहीं जाते हैं मेरे भाई, और इसको समझाते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और जो बुलबुल है वो एकदम गूंगी हो चुकी है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो फरिश्ते हैं, जो देवदूत है, जो ये जो परी है, वो भी अब आने वाले नहीं है। जो भगवान भी है ना, वो भी अब आकर के बचाने वाला नहीं है। इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। क्लियर है? आगे सुनिए, आगे बोला गया है, ये लास्ट लाइन चल रहा है मेरे भाई, मतलब लास्ट स्टेज में है, परेशान मत हो। देखिए बोला गया कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन लवली हेड। अब सुनो, इस हेड का मतलब होता है मेरे भाई चोटी, लवली का मतलब प्यारा, और इस कोल्ड का मतलब शीतल। इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव, अहेड मतलब होता है ऊपर या फिर आगे, लिस्ट मतलब होता है श्रृंखला, माउंटेन मतलब होता है पर्वत। माउंटेन की, पर्वत की वो जो प्यारी प्यारी चोटियां हैं, पर्वत की वो जो प्यारी प्यारी चोटियां हैं, जो काफी ज्यादा शीतल है, काफी ज्यादा ठंडा है, जिसपे चढ़ना पॉसिबल नहीं, काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, जो हमेशा ऊपर उठ करके रहता है। तो इसलिए कितना भी परेशानी जिंदगी में आए, कितना भी परेशानी जिंदगी में आए, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, अपने आप को काफी ज्यादा शांत रखना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाना है। क्योंकि ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। जो झरना होता है ना, उससे जो पानी गिर रही होती है, वो जो वो वाटरफॉल जो आ रहा होता है उजला उजला, वो जो वाटरफॉल है, वो इंसान को, ट्रैवलर्स को कहीं ना कहीं अंतिम क्षण में सहायता प्रदान करता है। जब मेरे भाई पेड़ में पत्ती है ही नहीं, लोग वहां पे जाकर के बैठेंगे नहीं, अब वहां से लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा नहीं,
तब लोग कहाँ जाएंगे मेरे भाई, वो यात्री कहाँ जाएंगे, तो वो जो पानी बह रही होगी ना, यहाँ पे जा करके अपने आप को थोड़ा सा ठंडक पहुंचा सकते हैं। तो इंसान के जिंदगी में कितना भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान उसको बर्दाश्त करके चलता है, उसके खिलाफ में लड़ता है, उसके सामने डट करके खड़ा रहता है, तो एक न एक समय ऐसा आता है जब वो इंसान किसी अच्छे वो इंसान कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर इस तरीके से उभर करके आता है कि सामने वाले को हेल्प कर सके। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सा फास्ट था, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया हूं। खैर कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटने वाला है, एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, और एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। एक बार इसको मैं रिकैप करता हूं मेरे भाई, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और धीरे धीरे मामला को खत्म करने की बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं बच्चों, आइए देखो भाई, हम लोग बात करते हैं किसको लेके, हाँ इसको लेके, सुनो बस 5 मिनट का समय लूंगा बच्चों। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब इस पेड़ से पत्तियां काफी तेजी से गिर रही है। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी अंत तक जिंदा नहीं बचेंगे, वो भी जिंदा नहीं बचेंगे, उनकी भी डेथ हो जाएगी। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, जितने भी प्लांट है वो सारे के सारे अब कब्र में जा चुके हैं, यानी जितने भी बूढ़े लोग हैं वो सारे के सारे अब कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और वो जो प्रेम्स है वो लगातार रोलिंग कर रही है, लगातार लुढ़क रही है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। बचपन में जब आप प्रेम्स चलाते थे ना, वो गाड़ी चलाते थे, तो कभी उस उधर जाकर के ठोक देते थे, कभी उधर जाकर के ठोक देते थे, उसका कोई लक्ष्य नहीं था। इंसान के जिंदगी में भी तो ऐसा ही हो चुका है। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मौत के फरिश्ते हैं वो दाएं और बाएं खड़ा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और हम लोगों को इस दुनिया की वास्तविक खुशी से दूर करना चाहते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो एक्टिव हैंड्स है, जो सक्रिय हाथ है, वो एकदम फ्रीज हो चुका है, एकदम जम चुका है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और उसको अलग अलग घुटनों पे अकेले रख दिया गया है बच्चों। और ये हकीकत होता ही है भाई, ये तो जानते ही हो। डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग रहते हैं, और देखते होगे राम नाम सत्य है सबका, इस तरह से आवाज लगाते रहते हैं ना। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और सारे के सारे लोग इस ताबूत को पीछा करते हुए स्मशान घाट तक जाते हैं। कहने का मतलब ये थोड़ी ना था, कहने का मतलब ये था कि आज से पीछे अगर देखा जाए तो सैकड़ों लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग को दफनाया जा चुका है, और उसी ट्रैक पे, उसी पथ पे हम लोग भी आज चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी आज नकल वहीं जाना है, और सबको जाना है यार। आगे देखिए, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, लोग हाथ को उठाए रहते हैं, कंधा दिए रहते हैं, और काफी झिड़कते हुए उठाए रहते हैं, और यही उसकी झूठी दिखावा को बताता है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, भूख से व्याकुल वो सारे के सारे प्रजाति उस जंगलों के अंदर। कौन? ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, जो ट्रॉल्स है वो स्कॉल्ड कर रहा है, वो स्कॉल्डिंग का मतलब होता है भटकना, वो भटक रहा है अपने भोजन के लिए उस पूरे के पूरे लीफलेस वुड में, पत्ती विहीन जंगलों के अंदर। एंड द नाइटिंगेल इज टम्ब, जो बुलबुल है वो बेसिकली अब गूंगी हो चुकी है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो फरिश्ते हैं वो भी अब आने वाले नहीं है, वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात है। आगे बोला गया है, अगर बनना ही है आपको तो शीतल बनो, यहाँ पे आशा को शो कर रहा है कि अब आप शीतल बनो, आप ऐसा बनो जो किसी के द्वारा ना किया जा सके, आप हमेशा ऊंचा रहो सबसे। लेस द माउंटेन्स लवली हिट, आपको हर चीज को एकदम कनेक्ट करके चलना है, जिस तरीके से श्रृंखला एक सीरीज में रहता है ना, है पर्वतों की चोटी की तरह, पर्वतों की चोटी की तरह आपको भी रहना है। जिसके जो व्हाइट वाटरफॉल है, आपसे पूछेगा कि सर किस वाटरफॉल के बारे में चर्चा किया गया है, तो व्हाइट वाटरफॉल। किस वाटरफॉल के बारे में बच्चों? व्हाइट वाटरफॉल, दिमाग में डाल लेना। व्हाइट वाटरफॉल जो है ना वो आशीर्वाद देते हैं उस ट्रेवलर्स को, उस यात्री को अंतिम पड़ाव में, जब वो इस दुनिया से जा रहे होते हैं या फिर उसको काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो वहां पे जाकर के आप पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। उम्मीद नहीं मेरे भाई, पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अभी के अभी कमेंट्स सर में लिखना स्टार्ट करो, यस सर आई हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट्स। मुलाकात करेंगे हम लोग, मुलाकात नहीं अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन अभी के अभी आप कमेंट करना स्टार्ट करो मेरे भाई, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब इसको देख रहा हूं ये पी रही है तो मेरा भी मन हो गया थोड़ा सा पानी पी लो, बोलो हाँ ठीक है मेरे भाई। इसके बाद स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से धुआं कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा सब्जेक्टिव है।
तमाम बच्चे से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि कमेंट सेक्शन में आंसर देना जरूर स्टार्ट करना। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, ताकि आपको भी तो लगना चाहिए ना कि नहीं रियल में मैंने पढ़ाई की है, रियल में जो चीजें सर ने पढ़ाई है वो बातें मेरे दिल और दिमाग दोनों में अच्छे तरीके से प्रवेश कर चुकी है, अच्छे तरीके से घुस चुकी है। बात समझ में आया? तो इसलिए एकदम देर नहीं करना है, आलस एकदम नहीं दिखाना है, और कमेंट सेक्शन में आंसर भी देना है, और किस तरीके से मैंने आपके सामने चीजों को एक्सप्लेन किया है वो भी मुझे बताना है मेरे दोस्तों। बात क्लियर है? तो आइए सर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो आपको काफी ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा और आपको आपके अंदर एक विश्वास जगाएगा। कहते हैं कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की। क्या मेरे भाई? मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। अगर आपके अंदर यकीन है, अगर आपके अंदर विश्वास है कि नहीं मैं इस काम को बहुत स्मूथली कर सकता हूं और बड़े आसानी से कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे मेरे भाई। आज जैसे आप लोगों का सपना है, जैसे हम सभी लोगों का सपना है इस बार 98 प्लस करना, 98 पार करना, तो इसके लिए हम लोगों को विश्वास होना चाहिए, और उसी विश्वास के साथ, उसी यकीन के साथ अभी से ही हम लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेटली ये पॉसिबल है मेरे भाई। चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास की शुरुआत करते हैं, आई मीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, काफी लल्लन टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्त, Who has composed the poem Now the Leaves Are Falling Fast? Now the Leaves Are Falling Fast जो कविता है, इसको लिखने का काम किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, W.H. Auden, वॉल्टर डिलामेयर, D.H. लॉरेंस या फिर रिपर्ट ब्रूक। तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे और जोर जोर से बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा W.H. Auden। भाई कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट करना जल्दी से कि सर वॉल्टर डिलामेयर साहब किस चैप्टर को लिखे थे, तो आप बोलोगे एन एपिटाफ को लिखने का काम किए थे। किसको मेरे भाई? एन एपिटाफ को लिखे थे। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। जब हम बात करते हैं D.H. लॉरेंस को लेकर के, ये किसको लिखे थे, आंसर दो यार। तो आप बोलोगे सर ये जिस चैप्टर को लिखे थे उस चैप्टर का नाम था स्नैक। रिपर्ट ब्रूक साहब किस चैप्टर को लिखे थे, तो आपका जवाब होगा रिपर्ट ब्रूक साहब जिस चैप्टर को लिखे थे उस चैप्टर का नाम था द सोल्जर। मामला क्लियर है दोस्त? लेकिन जरा सोच करके बताना, जब हम लोग बात करते हैं W.H. ऑर्डन साहब को लेकर के, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना तो बनता है मेरे भाई। जब हम बात करते हैं W.H. ऑर्डन साहब को लेकर के, तो मैंने क्या बताया अभी एक्सप्लेनेशन के वक्त? मैंने ये बताया कि सर W.H. ऑर्डन साहब जो है ना, इनका जन्म हुआ था 1907 को और इनका डेथ हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1973 को। मैंने बताया इतना ही नहीं, मैंने ये भी बोला कि सर ये जो इंसान है ना, वो बेसिकली इंग्लैंड में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? इंग्लैंड में पैदा हुए थे और अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो गए थे, या फिर कह सकते हैं कि सर परमानेंटली अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे। कब गए थे मेरे भाई? तो 1939 को गए थे। ये बातें भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इतना ही नहीं सर, इनके काम को दो फेज में डिवाइड किया गया है। जब ये इंग्लैंड में थे उस फेज का नाम दिया गया था ब्रिटिश फेज। क्या नाम दिया गया था बच्चों? ब्रिटिश फेज। वही जब ये अमेरिका में चले गए मेरे भाई, तो नाम दिया गया अमेरिकन फेज। क्या नाम दिया गया? अमेरिकन फेज। ये भी बात मैंने आपको बताई। इतना ही नहीं सर, मैंने आपको यह भी बताया कि सर इनको ना पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस प्राइज से बच्चों? आप बोलोगे सर पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। सवाल पैदा होता है क्यों सम्मानित किया गया था, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इनका एक क्रिएशन था, इनका एक फेमस कलेक्शन था, इनका एक वर्क था, एक रचना था, और उस रचना का क्या नाम था? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम था बच्चों? द एज ऑफ एंजाइटी। अच्छा, इसी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। सवाल पैदा होता है कि सर पुलिट्जर प्राइज कब दिया गया था, तो आपके दिल से आवाज आएगी 1948 को। कब मेरे भाई? 1948 को। मैंने अच्छे तरीके से एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर दिया दोस्त। ठीक है, बढ़े आगे मेरे भाई। अरे बोलो ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने एकदम धधकता हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नीचे देना स्टार्ट करना दोस्त। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एंड द नाइटिंगेल इज स्टम्प एंड द ब्लैंक विल नॉट कम। और जो नाइटिंगेल है वो बेसिकली गूंगी हो चुकी है, और कौन है जो अब नहीं आएगी? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ट्रॉल्स, प्रैम्स, एंजल या फिर डिस्ट्रेस। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर एंजल विल नॉट कम। एंजल विल नॉट कम, यानी जो बुलबुल है वो गूंगी हो चुकी है, और परी भी यहाँ पे नहीं आने वाली है, देवदूत भी यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अरे बोलो।
बात समझ में आया? चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज टर्म इज टेकन फ्रॉम। एंड द नाइटिंगेल इज टर्म, और जो बुलबुल है वो गूंगी हो चुकी है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने, फायर हिम, ओड टू ऑटम, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप तमाम बच्चे जोर जोर से बोलोगे, अरे जोर से नहीं भाई, आप तो चिल्लाना स्टार्ट कर दोगे कि गुरुजी ये जो फायर हिम चैप्टर है इसको तो लिखने का काम किए थे उस इंसान का तो नाम था केकियन दारूवाला। हम बोलेंगे हाँ भाई बात तो तोहर सही है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ओड टू ऑटम जो चैप्टर है इसको लिखने का काम किए थे जॉन किट्स। हम बोलेंगे बाबू मेरे एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। सब बात आती है स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो चैप्टर को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉनडन। अरे भैया ये भी एकदम सही है। तुमसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, तुमसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, जॉनडन के तीनों कलेक्शन का नाम बता देना, जॉनडन के तीनों वर्क्स का नाम बता देना। मैंने आपको बताया था ना, याद करो मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था सा से क्या बन रहा था दोस्त? सटायर्स एंड एलिगीज बन रहा था ना रे। अरे बोला बबुआ, सटायर्स एंड एलिगीज। जब हम बात कर रहे थे इस शो को लेकर के, तो शो से बन रहा था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। क्या बन रहा था बच्चों? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इतना ही नहीं, इस से क्या बन रहा था? तो आप बोलोगे सर से बन रहा था सरमन्स। ये तीनों पॉइंट आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होना चाहिए। वैसे मैं आप तमाम बच्चों को बता दूं कि सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे भाई कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका जवाब होगा WH ऑनन। कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे भाई, लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है कुछ बड़ा करने का। गॉट ना? अरे बोलो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, WH ऑर्डन वन द ब्लैंक प्राइज इन 1948। WH ऑर्डन साहब किस प्राइज को जीते हुए थे 1948 के अंदर? ऑप्शन आपके सामने है, पुलिट्जर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उस प्राइज का नाम था, उस प्राइज का नाम था पुलिट्जर प्राइज, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है। सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि सर किस चीज के लिए दिया गया? तो मैंने अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया था, उस वर्क का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम था बच्चों? द एज ऑफ एंजाइटी। इस पॉइंट को भी दिल और दिमाग में अच्छे से डाल लेने का। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बातें समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। In the second line of the poem, now the leaves are falling fast, nurse stands for। सर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के दूसरे लाइन में, सेकेंड लाइन में इस नर्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया भाई? मैंने आपको क्या बताया कि सर इस नर्स का मतलब होता है छोटे पौधे, और छोटे पौधे को हम लोग इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। अरे यही तो आपके सामने बताए थे कि सर अगर ये पेड़ है तो इस पेड़ को मजबूती प्रदान करने के लिए इसके आसपास छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे होते हैं, और यही पौधे को हम लोग नर्स बोलते हैं। इस पौधे को इंग्लिश में हम लोग प्लांट भी तो बोलते हैं बच्चों। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट। दैट मींस ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। हाँ अलग बात है कि सर ए लगा हुआ तो यहाँ प्लांट्स नहीं प्लांट होना चाहिए, लेकिन ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ। इतनी मामला समझ में आई? अरे बोलो इतनी मामला समझ में आई? थोड़ा सा चश्मा लगा लिया हूँ, जैसे एगो गाना नहीं है, अरे एगो गाना नहीं है, अरे चश्मा लगा के हैंडसम लागतारा, साउथ वाला हीरो से ना कम लागतारा, तोहरे के दिल हम देहबे करे जा तू तो। अरे यार याद आया आशिकों? बात समझ में आया जो मैं समझा रहा हूं? एकदम परेशान नहीं होना तेरे को, हर चीज से मैं हर तरीके से तुमको समझा दूंगा। वैसे थोड़ा सा मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरा 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 कैसा लग रहा है? मेरा फेस में हीरो दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? और हीरो क्या? हीरो का बाबूजी दिख रहा हूँ। अरे हीरो का बाबूजी क्या? सुपरस्टार देख रहा हूँ। झूठ मत बोलना मेरे भाई, झूठ मत बोलना। स्टार्ट करें, आगे बढ़े? अरे बोलो, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी करना जरूरी होता है। आइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम। नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया? तो मैंने आपके सामने सिंपल शब्द में बोला कि सर आपके सामने नाइटिंगेल देखने को मिले, आपके सामने नाइटिंगेल देखने को मिले। अरे यार आपके सामने नाइटिंगेल देखने को मिले बच्चों। इतना ही नहीं, आपके सामने ट्रॉल्स देखने को मिल जाए,
ट्रॉल्स और आपके सामने नर्स देखने को मिल जाए मेरे प्यारे साथियों, आपको चुपचाप से, और एक और वाटरफॉल देखने को मिल जाए, वाटरफॉल देखने को मिल जाए, तो चुपचाप से समझ जाना है कि ये जो है ना वो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? नाउ द लिप्स आर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है मेरे भाई, फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। मामला क्लियर है? इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना, बहुत अच्छे से डाल लेना सर, बहुत अच्छे से मींस बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो, और अभी अभी मैंने आपके सामने बताया कि एन एपिटाफ को किसने लिखा बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्टर डीला मेयर। क्या नाम था बोलो? वॉल्टर डीला मेयर। सर फायर हिम चैप्टर को किसने लिखा? आप बोलोगे सर के कियन वाला। द सोल्जर को किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा। ये सब इजी क्वेश्चन है सर, जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे बोलो ना भाई। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट ब्लैंक लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज। और जो एक्टिव हैंड्स है, जो सक्रिय हाथ है, वो एकदम क्या हो जाएंगे? और अलग अलग घुटनों पे रखे होंगे। अरे भैया क्या हो जाएंगे? तो वो फ्रीज हो जाएंगे, फ्रीज। एग्जैक्ट लाइन उठाया गया है मेरे भाई आपके चैप्टर से, एग्जैक्ट लाइन पूछता है, इसलिए एक एक लाइन को बड़े बारीकी से समझना है, और मैं समझाया हूं एक एक लाइन को, ठीक ना? अरे ठीक ना, बोलो मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट, विस्परिंग नेवर्स स्टैंड्स फॉर। मैंने क्या बताया? इस चैप्टर में बोला गया कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मौत के फरिश्ते हैं, जो मौत के दूत है ना, वो लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, दाएं और बाएं कर रहे हैं, दाएं और बाएं खड़े हैं। याद आया मेरे भाई? तो इस विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या होगा? मैसेंजर ऑफ डेथ या फिर एजेंट्स ऑफ डेथ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। याद रखना, एजेंट्स ऑफ डेथ के जगह पे आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा मैसेंजर ऑफ डेथ। इस पॉइंट को भी दिल और दिमाग में अच्छे से डाल लो। अरे यार, इस पॉइंट को भी दिल और दिमाग में, अरे क्या हो गया भाई? मैसेंजर ऑफ डेथ भी आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर ब्लैंक मिथोलॉजिकल या फिर माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स। ये जो ट्रॉल्स है, जिस ट्रॉल्स का जिक्र नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में किया गया है, ये बेसिकली कहाँ के माइथोलॉजिकल क्रिएचर है? ऑप्शन आपके सामने है, स्कैंडिनेवियन, इंडियन, रशियन या फिर नन ऑफ दीज। तो आप तमाम बच्चों को मैंने बताया था, अरे भाई एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने बताया, इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैंडिनेवियन, दैट मींस ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई, कहीं से इसमें एक रत्ती भर दिक्कत नाम का चीज नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस ब्लैंक पोएम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस प्रकार की कविता है? तो आप जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे मेरे भाई, उस केस में मैंने बताया कि पहले ये निराशा को शो करता है, बाद में जाकर के ये आशा को बताता है, यानी हम लोग साफ साफ कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। देखिए ना ऑप्शन में है कहीं पे, यस सर, सी फॉर चाइना आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक चीज और बताना चाहूंगा आप सबसे, जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने बात किया था, लास्ट क्लास की बात छोड़ो ना यार, पहले पहले जब हम पढ़ा रहे थे आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या पढ़ा रहे थे बच्चों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस केस में मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि बाबू मेरे, सोना मैंने, ये जो है ना वो एक मेटाफिजिकल पोएम है। कैसा पोएम है बच्चों? मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम लोग बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों, जब हम लोग बात कर रहे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लेकर के, किसको लेके? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लेकर के जब मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा था, या फिर जब मैंने किया था, उसके से मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि सर ये अपने आप में फ्री वर्स है। क्या है बच्चों? फ्री वर्स है, या फिर लिरिक है, या फिर आपके एग्जामिनेशन में दे देगा कि सर ये सोशल पोएम है, सोशल पोएम है। मामला क्लियर है गुरुदेव? इतनी बातें समझ में आई? एग्जैक्ट इसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लेकर के, तो ये अपने आप में एक लिरिक है बच्चों। क्या है? लिरिक है। इस पॉइंट को भी दिल और दिमाग में अच्छे से डाल लेने का, ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट ब्लैंक।
ओहो, वो जो वाटरफॉल था, व्हाइट वाटरफॉल था, जो यात्रियों को कृपा प्रदान कर रहा था, इन द लास्ट डिस्ट्रेस, इन द लास्ट डिस्ट्रेस, इन द लास्ट डिस्ट्रेस, इसका मतलब हुआ कि अंतिम पड़ाव में वो व्हाइट वाटरफॉल काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था, सीधी बात मैं कर रहा हूं, ठीक ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑर्डन वन द पुलिट्जर प्राइज इन ब्लैंक। डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब पुलिट्जर प्राइज जीते थे, कब जीते थे बच्चों? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, 1947 को, 1948 को, 1949 को, या फिर 1950 को। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे, अरे बोलोगे क्या, चिल्लाओगे सर 1948, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आप सबसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक जवाब देना, सारे के सारे बच्चे जवाब देना मेरे भाई। आप बताना, जब हम बात करते हैं लिव्स ऑफ ग्रास को लेकर के, तो लिव्स ऑफ ग्रास को सबसे पहली बात लिखा कौन है ये बताना, ठीक है, लिखा कौन है ये बताना मेरे भाई, और इसको पब्लिश कब किया गया था वो बताना, पब्लिश कब किया गया था मेरे भाई ये भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आइए आगे, अगला क्वेश्चन है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ब्लैंक फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट ह्यूमन लाइफ। अच्छा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है वो ह्यूमन लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है, इसलिए हम बोलेंगे दर्शाने को इंग्लिश में इनएक्ट बोलते हैं मेरे भाई। अरे भैया बोल सकते हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बनेगा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है ऑर्डन वर्स ब्लैंक। डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब क्या थे? तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया कि जब भी ये पूछे कि डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब क्या थे, तो डी फॉर जय माता दी मार करके काम चलाना, ऑल ऑफ दिस। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक पोएट भी थे, ठीक है, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, इनके लिए जो पोएम है वो एक सीरियस गेम भी था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हेरा सा। बताओ ना मेरे भाई, कहीं से कोई समस्या है? एक रात भी दिक्कत हो रहा है? मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि एक रत्ती भी डाउट नहीं होगा मेरे बच्चों को, एक रत्ती भी नहीं, नॉट इन अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ब्लैंक। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिरिक है, ओड है, सोनेट है, या फिर एलिसी है। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये अपने आप में एक लिरिक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं ओड को लेकर के मेरे भाई, तो आपके सिलेबस के अंदर एकमात्र ओड है जिसका नाम है ओड टू ऑटम। क्या नाम है बोलो? ओड टू ऑटम, ठीक है बच्चों। चलिए, आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर एकमात्र सोनेट है, और इस सोनेट का क्या नाम है? तो आप बोलोगे सर उस सोनेट का नाम है द सोल्जर। क्या नाम है? द सोल्जर। इतनी मामला क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोलोगे सर सोनेट का मतलब क्या होता है? अरे सुन यार, सुन सुन सुन, तुम्हारे लिए तो जान कुर्बान है यार। अरे दिल दिया है जान भी देंगे ऐ बच्चों, तेरे लिए दिल दिया है। मामला क्लियर है? यानी सोनेट का मतलब क्या होता है उसको समझना है मेरे भाई। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। कितने लाइन की कविता? 14 लाइन की कविता। और इस 14 लाइन को मेरे प्यारे बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड करने की बात करते हैं, और इनफैक्ट किया भी जाता है। पहला 8 लाइन्स और दूसरा 6 लाइन्स। पहला 8 लाइन्स और दूसरा 6 लाइन्स। जब हम बात करते हैं इस 8 लाइन्स को लेकर के बच्चों, तो इसको हम लोग ऑक्टेव बोलेंगे, और जब बात आती है इस 6 लाइन को लेकर के बच्चों, तो इसको हम लोग सेस्टेट बोलेंगे। ये भी बात आपके दिल में अच्छे तरीके से घुस जानी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रवेश कर जानी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, डब्ल्यू एच ऑर्डन हैज रिटन द पोएम। है भाई, ऐसे चश्मा लगाए हैं तो किसी को दिक्कत नहीं ना है? अरे नहीं ना दिक्कत है, एकदम परेशान मत होना यार थोड़ा सा। अब मैं भी सोचता हूँ कि अपने बच्चों के साथ ही थोड़ा सा मजाक करो, भर दिन रहते हैं बच्चा के साथ यार, तो मस्ती मजाक किसके साथ करेंगे? गैरों के साथ करेंगे क्या? नहीं कर सकते है ना, आप ही के साथ तो करेंगे यार, हैं? तो थोड़ा सा यार ये भी तो लगाने दो, ठीक है। डब्ल्यू एच ऑर्डन हैज रिटन द पोएम। डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब किस पोएम को लिखे थे? ऑप्शन आपके सामने, फायर हिम, ओड टू ऑटम, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब जिस चैप्टर को लिखे थे उसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। जब हम लोग बात करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लेकर के, तो जल्दी से रिकैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉन डन सही जवाब हो जाएगा गुरुदेव। ओड टू ऑटम को किसने लिखा?
तो सर जॉन किट्स साहब। एगो बात आपको जॉन किट्स के बारे में बताते हैं, मजा आ जाएगा। ये जो जॉन किट्स साहब थे ना, ये बेसिकली रोमांटिक पोएट थे। अरे कैसा पोएट थे मेरे भाई? आप बोलोगे सर रोमांटिक पोएट, आपके दिमाग में चलेगा सर वो वाला रोमांस। अरे नहीं भैया, वो नहीं, आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन ब्लैंक। इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद कवि के नजर में ह्यूमन लाइफ, जो मानव का जीवन है, वो किससे अच्छा नहीं है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर मानव का जो जीवन है ना, वो इन डेथ से अच्छा नहीं है, मौत से अच्छा नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अरे निकाल देता हूँ यार, निकाल देता हूँ थोड़ा सा प्यार। आ गया, वो थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, द प्रेम्स आर ब्लैंक। जो प्रेम्स है, प्रेम्स क्या होता था बच्चों? किसको हम लोग प्रेम्स बोलते थे बताओ? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो फिगर था ना, इसी को तो प्रेम्स आपने बोला था। ठीक है, बचपन में जो हम लोग गाड़ी लेकर के, काठ की गाड़ी जो होती है, बच्चों के खेलने की जो गाड़ी होती है, वो क्या होता है, तो हमेशा रोलिंग ऑन, लगातार लुढ़क रहा होता है। इसलिए डी आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। ठीक है, मतलब इंसान का जिंदगी भी इसी तरीके से लुढ़क रहा है। कोई बच्चा है तो लुढ़कते लुढ़कते वो जवान हो गया, यानी बढ़ते बढ़ते जवान हो गया, इसके बाद उसके बुढ़ापे आ जाती है, इसके बाद उसके डेथ हो जाते हैं। मामला क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द ट्रेवलर्स आर वी ब्लैंक बींग्स मूविंग टुवर्ड्स आर डेथ। द ट्रेवलर्स, वो यात्री हैं। कौन बींग्स? जो लगातार मौत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के बारे में डिस्कस किया गया है बच्चों। ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग ब्लैंक। जो पत्तियां हैं वो किस तरीके से गिर रही है? द लीव्स आर फॉलिंग स्लो, द लीव्स आर फॉलिंग सून, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या नन ऑफ दीज। तो याद होगा आपको। देखो भैया बड़ा इजी है, चैप्टर का नाम ही है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां काफी फास्ट, काफी तेजी से गिर रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ब्लैंक वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। मैंने आपको क्या बताया था सर, इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में किस वाटरफॉल के बारे में चर्चा हुई है बच्चों? अरे किस वाटरफॉल के बारे में चर्चा हुई है, बोलो तो, बोलो। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर व्हाइट वाटरफॉल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। ऑर्डन वर्क द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द पोएम। अच्छा सॉरी, ऑर्डन वन द पुलिट्जर प्राइज, ऑर्डन साहब पुलिट्जर प्राइज जीते फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, अपने कविता के संग्रह के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि सर उसके उनके कविता का क्या नाम था? अरे भैया तुम भी बोलोगे सर किनके कविता का नाम, उनके कविता का नाम, वो कविता नहीं जो आप सोच रहे हो, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द एज ऑफ एंजाइटी, सी फॉर चांद के पार। चलो आपके और हमारे सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि सर W.H. ऑर्डन साहब के सर पर लोड बहुत है, LOAD लोड। अब ये तो बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान, सर L से क्या बन रहा था? आप बोलोगे सर L से बन रहा था लुक स्ट्रेंजर। क्या बन रहा था बच्चों? लुक स्ट्रेंजर। जब हम बात करते हैं ओ को लेकर के, तो ओ से क्या बन रहा था? आप बोलोगे सर ओ से बन रहा था द ऑरेटर्स। क्या बन रहा था? द ऑरेटर्स। कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ए से क्या बन रहा था? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर ए से बन रहा था द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी। कोई दिक्कत नहीं है मेरी भाई। और डी से क्या बन रहा था? द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ। देख भाई, इतना ट्रिक आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फिर भी मामला ठीक से नहीं बनेगा तब तो समझो कि पूरा का पूरा मामला का हद पार हो चुका है भाई, सीधी बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ब्लैंक हैज बिकम डम टू सी लीफलेस वुड। कौन है जो पत्ती विहीन पेड़ों को देख करके एकदम गूंगी हो चुकी है? तो आप बोलोगे सर नाइटिंगेल इज डम, दैट मींस सी सही जवाब है। नेक्स्ट, द फॉलिंग ऑफ ब्लैंक किस चीज का गिरना रेफर करता है, दर्शाता है टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, कि हम लोग मौत के काफी ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सर पत्ती जो तेजी से गिर रहा है ना, वो ये नहीं कि रियल में पत्ती तेजी से गिर रहे, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। इसका मतलब यह हुआ कि बूढ़े जो लोग हैं वो जल्दी से कब्र में जा रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द फॉलिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों का गिरना यह दर्शाता है कि हम लोग मौत के करीब काफी तेजी से जा रहे हैं।
अगला, विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं, दाएं और बाएं कर रहे हैं, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है सर, ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। सी आपकी सेंटेंस का सही जवाब है। अगला, द ब्लैंक ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेवर्स। अच्छा, विस्पेरिंग नेवर्स डेथ के क्या होते हैं? अरे जो विस्पेरिंग नेवर्स है, जो मौत के देवदूत है, जो मौत के फरिश्ते हैं, ये रियल में मौत के क्या होते हैं? ऑप्शन है, मौत के मैसेंजर होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, एनिमीज होते हैं, या गॉड होते हैं। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर मौत के मैसेंजर होते हैं, संदेश सूचक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? संदेश सूचक, जो संदेश की सूचना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ब्लैंक नेवर सीजेस आवर सोल। कौन नेवर्स हमारे सोल को, हमारे आत्मा को सीज कर लेता है, रोक देता है? तो जब आपकी डेथ हो रही होती है या फिर जब किसी भी इंसान की डेथ होती है बच्चों, तो जो विस्पेरिंग नेवर्स है, जो यमराज है, जो मैसेंजर ऑफ डेथ है, वही तो उसके आत्मा को रोकने के लिए जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा विस्पेरिंग नेवर्स। ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? जब भी किसी भी लाइन के बारे में ये पूछे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, ये पता करो कि वो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। अगर इसको आप पता करने के लिए जाओगे बच्चों, तो पता चलेगा कि ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चलेगा, अच्छा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था W.H. ऑर्डन। ऑप्शन के अंदर आप W.H. ऑर्डन खोजोगे और डी वाले ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे मेरे भाई। मामला क्लियर है? चलिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बच्चों, ये जो आपके सामने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दिख रहा है, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। क्या नाम था बच्चों? वॉल्ट विटमैन। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वॉल्ट विटमैन साहब था, सॉरी, ये जो वॉल्ट विटमैन साहब थे, ये बेसिकली अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। कहां से बच्चों? अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। और जो अमेरिका से बिलोंग करेंगे उसको हम लोग अमेरिकन बोलेंगे। इनका जन्म 1819 के अंदर हुआ था मेरे लाल, और इनका जो डेथ है वो 1892 के अंदर हुआ था। ठीक है, और इन्होंने ही लिखा था जिस चैप्टर को, सॉरी जिस कलेक्शन को, उसका नाम था लिव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम था? लिव्स ऑफ ग्रास, जो कि प्रकाशित हुआ था 1855 के अंदर। मैंने आपके सामने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था और अभी इसका आंसर भी आ गया। दूसरा मेरे भाई, ड्रम टैप्स। क्या? ड्रम टैप्स, और इसको प्रकाशित किया गया था 1866 के अंदर। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक ना। नेक्स्ट अगला है, हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाले चैप्टर के अंदर कौन है जो डम हो चुकी है, कौन है जो गूंगी हो चुकी है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर नाइटिंगेल। सी आपके और हमारे सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, एकदम सही जवाब है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अरे यार काहेला उछल कूद कर रहे हो। नेक्स्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके बारे में बात करते हैं? टॉक्स अबाउट द ब्लैंक ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान के जिंदगी के किसके बारे में बात करते हैं? तो इंसान के जिंदगी के निराशा के बारे में बात करते हैं, इंसान के जिंदगी के फ्रस्ट्रेशन के बारे में जिक्र करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर फ्रस्ट्रेशन वाला हो जाएगा मेरे भाई, और ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है, निराशा। नेक्स्ट अगला है, Who was born in England? कौन है जो इंग्लैंड में पैदा हुए थे और एंड परमानेंटली सेटल्ड इन अमेरिका, और हमेशा के लिए अमेरिका में जाकर के सेटल्ड हो गए थे? उस इंसान का क्या नाम था बच्चों? तो आप बोलोगे सर उस इंसान का नाम था W.H. ऑर्डन, यानी बी आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। जब हम बात करते हैं T.S. एलियट को लेकर के बच्चों, तो इसने जिस चैप्टर को लिखा था आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। लिखने का काम किया था, उस चैप्टर का नाम था बच्चों मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। क्या नाम था? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जब हम बात करते हैं इस कमला दास को लेकर के, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ये जो कमला दास जिस चैप्टर को लिखी थी उस चैप्टर का नाम था माय ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या नाम था? बोलो बोलो, आप बोलोगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है बच्चों। अरे भाई, जब हम बात करते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस वाले चैप्टर को लेकर के, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे लाडलू कि सर ये जो कमला दास है ना, इनका जन्म 1934 को हुआ था, और जब मैं 9 साल का था
2009 में इनका डेथ हो गया था। आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि मैं कब पैदा हुआ था, ठीक है। और इतना ही नहीं सर, ये जो इंसान थी ना, इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखने का काम की थी। जैसे अगर बात किया जाए यस अल्लाह को लिखने का काम ये क्या नाम है, कमला दास ने किया था। इतना ही नहीं, समर इन कोलकाता को लिखने का काम, समर इन कोलकाता, SUMMER, समर इन कोलकाता को लिखने का काम किसने किया, तो कमला दास ने किया। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, अरे याद करो यार, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, इसको लिखने का काम कमला दास ने किया बच्चों। इसको भी लिखने का काम कमला दास ने किया। बात समझ में है? कमला दास इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखा करती थी यार। नेक्स्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है, ही वन द पुलिट्जर प्राइज इन ब्लैंक, उन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था कब? ऑप्शन आपके सामने 10 मार्च 2000, अरे नहीं सर, 10 मार्च 2000 को तो आपके पंकज सर का डेट ऑफ बर्थ है सर, ठीक है। 1948 नहीं सर, अरे हाँ सर 1948 ही तो सही जवाब होगा। बी आपके और हमारे सेंटेंस का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, W.H. Auden was born in, W.H. Auden साहब कब पैदा हुए थे? तो मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया बच्चों, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मेरे लाल, W.H. Auden साहब का जन्म हुआ था 1907 को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1907 ऑप्शन में है ही नहीं। अगला ऑप्शन बना लेना है मेरे प्यारे साथियों 1907, और आप सभी लोग 1907 आपके कमेंट सेक्शन में छपा हुआ होना चाहिए। आप लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिख भाई, जल्दी से लिख, अरे जल्दी से लिखा मोरे भैया हो। आ गया हो। अगला है, द डांस ऑफ डेथ एंड द ऑरेटर्स आर रिटन बाई, मैंने क्या बोला, W.H. Auden साहब के सर पे लोड बहुत है, LOAD, लुक स्ट्रेंजर, द ऑरेटर्स, द एज ऑफ एंजाइटी, द डांस ऑफ डेथ। तो यहां पे पूछा है, द डांस ऑफ डेथ एंड द ऑरेटर्स आर रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे W.H. Auden साहब के द्वारा। सर सी आपकी सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्परिंग नेवर्स प्लक्स फ्रॉम द रियल ब्लैंक, जो विस्परिंग नेवर्स है, जो मौत के फरिश्ते हैं, वो हम लोगों को दूर करते हैं वास्तविक किसी से, तो वास्तविक खुशी से। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर खुशी के लिए यहाँ पे हैप्पीनेस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, डिलाइट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपको भी डिलाइट मार करके आना है मेरी जान। और इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू, विस्परिंग नेवर्स प्लक्स फ्रॉम द रियल डिलाइट। मामला क्लियर है। नेक्स्ट अगला है, व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट? सर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है वो किस चीज को दर्शाता है? फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है, डिप्रेशन को दर्शाता है, पेसिमिस्ट, या फिर नन ऑफ दिस? तो आप तमाम बच्चे बोलो कि सर ये फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए फॉर एप्पल। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज टेकन फ्रॉम, मैंने सिंपल सा शब्द बोला कि सर कहीं पर भी आपको NURSE नर्स देखने को मिल जाए, कहीं पर भी आपको विस्परिंग नेवर्स देखने को मिल जाए, कहीं पे आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाए बच्चों, वाटरफॉल देखने को मिल जाए, कहीं पे भी आपको ट्रॉल्स देखने को मिल जाए, तो चुपचाप से आप समझ लेना कि ये जो लाइन है ना, वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है बच्चों। मामला क्लियर है दोस्त? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। अगला है, द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट ब्लैंक। सर ये जो कविता आपके सामने है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो पूरी तरीके से किसके बारे में है? तो आप बोलोगे सर ह्यूमैनिटी के बारे में है, मानवता के बारे में है। सी आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्लेनेट के बारे में है नहीं, अर्थ के बारे में है नहीं, मून के बारे में है नहीं, तो बचा कौन भैया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है, एंड द एक्टिव ब्लैंक मस्ट बी फ्रीज ऑन द सेपरेट नीज, और जो सक्रिय क्या है जो फ्रीज हो जाएंगे? तो एंड द एक्टिव हैंड्स, सी फॉर चाइना सही जवाब है। नेक्स्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ ब्लैंक पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बताए थे पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। Next, Auden's work has been divided into two phases. First one is British phase and second one is American phase. इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन फेज, सी फॉर चांद के पार। चलो आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ ब्लैंक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो याद रख लेना मेरे भाई, ये ऑड भी नहीं है, ये सोनेट भी नहीं है, ये हिम भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा राइमिंग पोएम। एक लय होता है, सुर होता है, ताल होता है, इसको लिरिकल पोएम भी बोल करके आप काम चला सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों,
क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ब्लैंक द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो आपका जवाब होगा इनेट्स द फ्यूचर, मैंने बता रखा है इस क्वेश्चन को। डेड इन ब्लैंक एट बैक, डेड इन ब्लैंक एट बैक, तो क्या बताए थे कि सर अब इंसान की डेथ हो चुकी है और इंसान को लेकर के इंसान को 4 लोग लेकर के अब श्मशान घाट जा रहे हैं, तो उसको उसके 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 जो ये है ना क्या बोलते हैं उसके उसके फॉलोवर, या फिर कह सकते हैं कि उसके पीछे सैकड़ों लोग उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये भी मीनिंग हो सकता है। जब हम बात कर रहे थे इसके इम्प्लाइड मीनिंग को लेकर के, तो मैंने बताया था कि सर ये कवि कहते हैं कि आज से पहले सैकड़ों लोग, आज से पहले अगर देखा जाए तो पीछे सैकड़ों लोग इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, और खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट freezes our body and separate us from the world। अच्छा, ओ बोला गया है कि वैसे रियल में फ्रेजेस तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, व्हाट वर्ड आवर व्हाट वर्ड कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे बॉडी को इस दुनिया से अलग कर देते हैं, तो वह है डेथ, मौत मेरे भाई, ठीक है, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही लेफ्ट इंग्लैंड इन ब्लैंक, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा, कब छोड़ा मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया था कि सर ये जो W.H. ऑर्डन साहब है इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, ये परमानेंटली सेटल्ड कहाँ हुए थे, तो आपका जवाब होगा अमेरिका के अंदर। सवाल पैदा होता कब, तो आप बोलोगे 1939 में मेरे भाई। इसका मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं और चिल्ला चिल्ला करके बोल सकते हैं कि इंग्लैंड से वो 1939 में गए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी फॉर दुल्हे राजा हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवलर्स आर ब्लेस्ड बाय ब्लैंक, जो ट्रेवलर्स है वो उसको किससे आशीर्वाद मिलता है, किसके द्वारा आशीर्वाद मिलता है, तो लास्ट वाला लाइन क्या था, लास्ट वाला लाइन था हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रिक्ट, ऐसा ही कुछ था ना, तो व्हाइट वाटरफॉल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर वाटरफॉल होगा। नेक्स्ट, फॉर विच क्रिएशन डब्ल्यू एच ऑर्डन अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज, किस क्रिएशन के लिए, किस रचना के लिए W.H. ऑर्डन साहब को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने द ऑडिटर्स, दूसरा ऑप्शन है द डांस ऑफ डेथ, तीसरा ऑप्शन है द एज ऑफ एंजाइटी और चौथा ऑप्शन है रैंकर्स रेनबो। अरे भैया नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है बच्चों। अरे बोलो, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओल्ड पर्सन फील्स, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो महसूस करते हैं लॉनली, अकेलापन महसूस करते हैं, एज दे आर ग्रेजुअली बिकम, जैसे जैसे वो धीरे धीरे क्या हो गए होते हैं या क्या हो रहे होते हैं, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे जैसे जैसे धीरे धीरे वो इनएक्टिव हो रहे होते हैं उतना ज्यादा ये अपने आप को अकेला फील करते हैं। जब वो इनएक्टिव हो जाएंगे तभी तो अकेला फील करेंगे बच्चों। सपोज करो कि अभी हम लोग एकदम जवान है, हट्टा कट्टा एकदम है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे लाओ बांस लाओ लाठी मार के कपार फोड़ देंगे, ये करेंगे वो कर, अरे इस तरह की बातें होती है ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है बच्चों, यह हकीकत है, जिस समय आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हो। जब बुढ़ापे का समय आता है ना, वहां पे आप कुछ नहीं कर पाते हो, उस टाइम पे आपके सामने कोई नहीं होता है। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है। तो जो बूढ़े लोग हैं ना, वो अपने आप को लॉनलीनेस फील करते हैं, काफी ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। खैर ये तो अलग सी बात है, बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। हु रन इज कॉलिंग फॉर देयर फूड, कौन है जो अपने भोजन के लिए भटक रहे हैं इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाले चैप्टर में। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोल्स है, ट्रोल्स क्या होता है मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया ट्रोल्स का मतलब रियल में होता है, आप कह सकते हो कि सर क्या हो गया रे, ट्रोल्स होता है ना बच्चों, वो होता है एक राक्षस तरह का, या फिर इस चैप्टर में बोला गया है कि सर एक ऐसे लोग जो काफी ज्यादा गरीब लोगों को परेशान करते हैं, उसके लिए ट्रोल्स का इस्तेमाल किया गया है। बात समझ में आया। वैसे ये रियल में स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजिकल क्रिएचर होता है, ये आपको पता है, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजिकल क्रिएचर होता है बच्चों। ये तो खैर अलग सी बात है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, यही अपने भोजन के लिए भटक रहे होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है, अरे भैया अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं, या कुल मिलाकर के हम साफ साफ बोल सकते हैं और चिल्ला चिल्ला करके बोल सकते हैं कि बच्चों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों,
वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कस किया और भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया मेरे भाई। अब हम लोग कदम बढ़ाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूंगा कि सर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूं इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गलत हुए ईमानदारी से लिख दो, और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप एकदम, और कब आप पंकज सर से पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है अभी के अभी लिख दो। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम लेकर रखेंगे। मैं तो आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं मेरे भाई, अगर आप भी करते हो तो कमेंट सेक्शन में छाप दे मेरी जान, ताकि पता भी तो चले हैं, अरे पता भी तो चले मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चों, आइए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, बढ़ा जाए जल्दी से बताओ। चलिए मेरे लाल अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या रहा? ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अच्छा, कवि का क्या अभिप्राय है जब वो कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जब वो कहते हैं कि पत्तियां काफी तेजी से गिर रही है, इसका मतलब क्या है? अरे भैया इसका मतलब क्या है, अब जरा सुनिए। मैंने आपके सामने लिखा और खतरनाक लेवल पे लिखा, बड़े प्यार से लिखा, आसानी से लिखा, और इसका हिंदी भी लिखा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैंने लिखा द लीव्स आर सिंबॉलिक ऑफ ओल्ड पर्सन। जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं, वो बूढ़े लोगों का संकेत है। एज लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन विंटर, जैसे ही या फिर जाड़े में जैसे ही पत्तियां तेजी से गिर रहा है, सम एज द ओल्ड पर्सन आर डाइंग, एग्जैक्ट इसी तरीके से कुछ बूढ़े लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, मर रहे हैं। थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से ही वांट्स टू टेल द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेथ, इस पूरे के पूरे लाइन के माध्यम से कवि जो है ना, जो कवि है ना, वो इंसान के मौत के प्रक्रिया को बताते हैं, इंसान के मौत की प्रोसेस को बताते हैं। और वो एकदम हकीकत है कि सर पहले इंसान बच्चा होता, जन्म लेता है, छोटा सा बालक होता है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे जवान होता है, इसके बाद बुढ़ापे अवस्था में जाता है, इसके बाद डेथ हो जाता है, यानी लाइफ का ये प्रोसेस है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, what are the words in the second stanza that suggest death and affect the death on human body? अरे कुछ नहीं है, दूसरे पद में कौन से शब्द है जो मृत्यु और मानव शरीर पर प्रभाव देने का संकेत करता है? आंसर देखो, मैंने लिखा द वर्ड्स, वो शब्द विस्परिंग नेबर्स है, मौत के फरिश्ते हैं जो लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं, प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं और इंसान को उसके वास्तविक खुशी से दूर करने की बात कर रहे हैं। सजेस्ट वो दर्शाता है द इनएविटेबल ऑफ डेथ, मौत की अनिवार्यता को दर्शाता है कि मौत तो निश्चित है, आज न कल मौत आनी ही आनी है। द वर्ड्स शब्द एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, जो आपका सक्रिय हाथ है वो एकदम फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, और अलग अलग घुटनों पे रखे होंगे, सजेस्ट द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, और यही जो है मेरे प्यारे साथियों मृत्यु के मानव पर शरीर के प्रभाव को दर्शाने का काम करता है। हिंदी में मैंने आपके सामने लिखा, मौत के यमदूत अगल बगल हम लोगों की खुशी को छीनने के लिए खड़े होते हैं, और निश्चित मृत्यु शब्द मृत्यु का संकेत देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सक्रिय शरीर अवश्य ठंडा पड़ जाना चाहिए, एकदम सही बात है, और ये तो मामला क्लियर है भैया, इतना हिंदी बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, कब्र में जाने की हम अपने जीवन की अंतिम यात्रा कैसे पूरी करते हैं? जो कब्र में जाने की जो ये होता है उसको कैसे पूरी करते हैं मेरे भाई? तो मैंने आपको बताया ना कि सर 4 लोग आपको कंधा देने के लिए आपके साथ रहेंगे, ये सब चीजें मैंने बताई। तो आंसर में मैंने क्या लिखा बच्चों, मैंने लिखा आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद, द डेड बॉडीज ऑफ मैन, मानव का जो मृत्यु शरीर है, आर कैरीड, उसको ले जाया जाता है, टू द ग्रेव, कब्र तक ले जाया जाता है, इन कॉफिन्स, ताबूत में रख करके। मैंने आपके सामने क्या बोला बच्चों, आफ्टर डेथ, मौत के बाद, द डेड बॉडीज ऑफ मैन, जो मानव का डेड बॉडीज है, मानव का जो मृत शरीर है, आर कैरीड, उसे ढोया जाता है, उसे ले जाया जाता है, टू द ग्रेव, कब्र के पास ले जाया जाता है, इन कॉफिन्स, इसका मतलब हुआ ताबूत में रख करके। बस अंतिम यात्रा को ये इसी तरीके से तो पूरा करते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना है कि अंतिम यात्रा को पूरा करने के लिए स्कॉर्पियो कर देते हैं, थार कर देते हैं, वो एफजेडएस ले लेते हैं, बुलेट पे बैठा करके, ऐसा कुछ नहीं सर, उसके लिए 4 कंधे की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड, ओहो, जो ट्रॉल्स है वो पत्तों से रहित वन में क्या करते हैं? तो भैया जो ट्रॉल्स है ना, वो तो पत्तों से रहित वन में भोजन के लिए दर दर भटक रहे होते हैं, लेकिन उसको भोजन नहीं मिलता है।
आंसर मैंने लिखा, ट्रॉल्स वॉन्डर्ड इन द लीफलेस वुड इन सर्च ऑफ देयर फूड। ओहो, जो ट्रॉल्स है, जो ट्रॉल्स है वो पत्तों से रहित वन में अपने भोजन के लिए भटकते हैं, अपने भोजन के लिए भटकते हैं। दे वंडर, वो इसलिए भी भटकते हैं, दे वंडर एंग्रीली, वो काफी गुस्से में भटकते हैं, फॉर फूड, अपने भोजन के लिए। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त भी आपको बताया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। क्वेश्चन है, हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बिकम दे ब्लेस्ड। यात्री कौन है और उनको वरदान कैसे प्राप्त होगा। यात्री कौन है और उन्हें वरदान कैसे प्राप्त होगा। वरदान कैसे प्राप्त होगा ये तो मैं आपको बता चुका हूं ना। खैर कोई बात नहीं है, एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूं। सारे के सारे बच्चे का नजर यहां पे होना चाहिए भैया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आंसर लिखा, द ओल्ड मैन इन द वर्ल्ड आर ट्रेवलर्स। अच्छा, इस दुनिया में जितने भी ओल्ड मैन हैं वो सारे के सारे लोग यात्री हैं। एंड दे विल ब्लेस्ड बाय वॉचिंग नेचुरल ब्यूटी, और उन लोगों को प्रकृति सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी, व्हाइट कोल्ड एंड वाटर ऑफ द माउंटेन हेड। अरे भैया खतरनाक बात है, यहां पे बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, द ओल्ड मैन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो बूढ़े लोग हैं, आर ट्रेवलर्स, वही तो यात्री है। एंड और दे विल बी ब्लेस्ड, और उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद मिलता है बाय वॉचिंग नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक खूबसूरती को देख करके, व्हाइट कोल्ड, ठंडे ठंडे चीजों को देख करके, जो पहाड़ से जो वो शीतल गिरती रहती है, ठंडी ठंडी पानी गिरती रहती है, ठंडी ठंडी झरना से, मामला समझ में आया। उसको देख करके इंसान काफी ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं, अपने आप को आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर। प्रथम छंद में कौन से शब्द प्रकृति वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। कौन सी वो शब्द है जो प्राकृतिक वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। तो सर पहला स्टेंजा में लिव्स के बारे में चर्चा किया गया है, नर्स के बारे में चर्चा किया गया है, फ्लावर्स के बारे में चर्चा किया गया है, ये सारे के सारे तो प्राकृतिक शब्द ही है। तो मैंने आपके सामने लिखा, लिव्स पत्तियां, ट्रीज पेड़ पौधे, नर्स फ्लावर्स एंड ऑटम आर इन द फर्स्ट स्टेंजा। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम, भैया पेड़ से पत्ते काफी तेजी से गिर रहे हैं, सीधी सी बात है। Leaves, trees, nuts, flowers and autumn are in the first stanza that suggest object from the nature. प्रथम छंद में पत्ते, पेड़, संरक्षण वाले पेड़ के नीचे उगने वाले फूल और पतझड़ प्राकृतिक वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। एकदम सही बात है सर, ये सारे के सारे प्राकृतिक वस्तुएं तो है। अगला है, हु आर द विस्पेरिंग नेवर्स। विस्पेरिंग नेवर्स कौन है। तो मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, जो मौत के फरिश्ते हैं ना, उसी को विस्पेरिंग नेवर्स बोला जाता है। मैंने आपके सामने लिखा, जो इंसान को उसके वास्तविक खुशी से दूर करने की बात करते हैं, और बात ही नहीं करते हैं, इनफैक्ट दूर कर देते हैं मेरे भाई। तो मैंने लिखा, द मैसेंजर ऑफ डेथ, जो मौत के फरिश्ते हैं, जो मौत के देवदूत है, जो मौत के संदेश सूचक है, आर विस्पेरिंग नेवर्स, वही विस्पेरिंग नेवर्स है बच्चों। वही क्या है, वही विस्पेरिंग नेवर्स है। हु टेक अवे, जो दूर करते हैं, ह्यूमन सॉरी हु टेक अवे ह्यूमन सोल आफ्टर डेथ, जो मृत्यु के बाद मानव की आत्मा को लेकर के चले जाते हैं, वही तो विस्पेरिंग नेवर्स है, वही तो मौत के फरिश्ते हैं, वही तो मौत के संदेश सूचक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल। मानव का जीवन कैसे कष्टदायक बन जाता है। मानव का जीवन कष्टदायक कैसे बन जाता है। तो मैंने आपके सामने लिखा, ह्यूमन ग्रोस ओल्ड, मानव धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। इन ओल्ड एज, और बूढ़े अवस्था में, दे बिकम फिजिकली वीक, बूढ़े अवस्था में वो शारीरिक तौर पे काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ इलनेस, कमजोरी, बिकॉज ऑफ इलनेस यानी बीमारी की वजह से। जब आप बूढ़े हो जाओगे या फिर जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां पनपना स्टार्ट हो जाती है मेरे भाई, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। दे आर इग्नोर्ड इन सोसाइटी, सर बूढ़े लोगों को सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर इग्नोर करके चला जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, यह हकीकत बात है बच्चों। इन दैट कंडीशन, उस स्थिति में, दे फील लॉनली, वे लोग काफी ज्यादा अकेला फील करते हैं। एंड देयर लाइफ, और उनकी जो जीवन है, बिकम मिजरेबल इन द ओल्ड एज, और उनकी जो जीवन है वो बुढ़ापे में काफी ज्यादा दयनीय हो जाती है, काफी ज्यादा कष्टदायक हो जाती है। यह हकीकत बात है मेरे बच्चों कि सर बूढ़े लोगों को काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है। जैसे जैसे एक घर के अंदर एक काफी ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं और कुछ जवान लोग हैं, तो जवान का सब क्या सोचेगा पता है,
हम उन बूढ़े लोगों से क्या जाए इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, क्या उनसे बातचीत करें, उनको तो इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। उनको इग्नोर करके लोग चल देते हैं और आपस में बात कर लेते हैं। ऐसा देखते भी होगे यार, यह हकीकत बात है। अगला है यात्री अरे यार, इन व्हाट वे विल ट्रेवल ब्लेस्ड, यात्री किस प्रकार दुख से मुक्त होंगे, यात्री को किस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा। एकदम सिंपल से शब्द में मैंने लिखा, दे विल बी ब्लेस्ड बाय एंजॉयिंग द नेचुरल ब्यूटी in course of the last journey of their life. It will rid of them from their miseries. मैंने लिखा, अपनी जीवन यात्रा के दौरान अपने जीवन यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेकर वे लोग डूब से मुक्त हो जाएंगे, वे लोग परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। यह उन लोगों को उनके दुखों से मुक्त कर देगा, और एकदम सही बात है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने, मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूं बच्चों, और आपको पता चलेगा कि आज की क्लास में हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में डिस्कस किया, और डिस्कस ही नहीं, एक एक चीज को आपके सामने तोड़ फोड़ करके रख दिया। ठीक है, देखिए सबसे पहला, जब हम बात करते हैं सर आज की समरी को लेकर के, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, आज हमने बात किया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में डिस्कस किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपके सामने ये भी बताया कि सर इससे रिलेटेड नहीं, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस किया हूं मैं। ठीक है, किसके ऊपर, हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस किया हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। यानी ये सारे चीज आपको मैंने समझाने की कोशिश की, और इनफैक्ट आपको समझ में भी आया होगा मेरे भाई, ऐसा मुझे यकीन है, विश्वास है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोगों ने इतना जबरदस्त तरीके से इस पूरे के पूरे पोएट्री सेक्शन के तीसरे चैप्टर को कवर किया, एकदम लल्लन टॉप तरीके से। मतलब आप लोगों को मजा आ गया होगा, दिल बाग बाग हो गया होगा, और इतना ही नहीं, दिल में गुल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर दिल में गुल खिलने स्टार्ट हो गए होंगे तो थोड़ा सा मैं चश्मा लगा लेता हूं, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ठीक लगेगा मेरे भाई। खैर ये तो अलग सी बात है, लेकिन मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यार आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं हमेशा से बोलता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस इंतजार करो, और रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं, और जिस तरीके से आप सभी लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हो ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से मेहनत करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वेरी सून इन योर लाइफ माय डियर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, खतरनाक लेवल पे मेहनत करते रहिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।